हेलो गाइस, विजडम एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन पे हम बात करेंगे, इसके कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे कि इन्फ्लेशन क्या होता है, इंडिया में इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहा है इस वक्त। तो इन्फ्लेशन को डिफ़ाइन किया गया है, एक सिचुएशन होती है जहाँ पे क्या होता है, परसिस्टेंट, सस्टेंड और अनचेक्ड इंक्रीज़ होता है किसमें, जनरल प्राइस लेवल में, गुड्स और सर्विसेज में, किसी भी इकानमी में। ठीक है, तो इसमें मतलब परसिस्टेंट यानी कि कंटिन्यूसली इन्फ्लेशन आपका बढ़ता रहता है। इन्फ्लेशन मतलब प्राइस इंक्रीज होता रहता है गुड्स का, सस्टेंड लगातार चलता रहता है और अनचेक्ड होता है। ठीक है, उस पर कोई चेक नहीं होता है, आप चेक नहीं कर सकते उसको एक पीरियड ऑफ टाइम में। तो इसी को इन्फ्लेशन कहते हैं। तो इन्फ्लेशन में अगर दो या तीन चीज़ों का प्राइस बढ़ जाता है तो उसको हम इन्फ्लेशन नहीं कहेंगे। तो सेम इज़ द केस विद द डिक्रीज इन प्राइसेस ऑफ टू और थ्री गुड्स। ठीक है, तो डिफ्लेशन अगर दो या तीन चीज़ों का दाम गिर जाता, प्राइस गिर जाता मार्केट में, उसको भी हम डिफ्लेशन नहीं कहेंगे। तो इसका मतलब है कि जनरल प्राइस लेवल में राइज हो जाना। ठीक है, तो उसी को इन्फ्लेशन कहा जाता है। यानी कि हर चीज़ का, चाहे वो नेसेसिटी गुड्स हो, कंज्यूमर गुड्स हो, कैपिटल गुड्स हो, ओवरऑल एनर्जी, फ्यूल, फूड प्राइसेस, ठीक है, ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, यानी कि प्राइस ऑफ एवरीथिंग, हर चीज़ का प्राइस ऊपर बढ़ जाना। ठीक है, तो उसी को इन्फ्लेशन कहते हैं। इसमें दो या तीन चीज़ों का प्राइस से फ़र्क नहीं पड़ता है। तो चलिए अब बात करते हैं इन्फ्लेशन के टाइप्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन या फिर काजेज़ ऑफ इन्फ्लेशन भी हम इनको कहेंगे। ठीक है, किन कारणों से, कौन से काजेज़ हैं जिससे इन्फ्लेशन आ जाता है कंट्री में, ठीक है, प्राइस राइज हो जाता है। तो इसकी चार मेजर टाइप्स हैं, ठीक है, जिनको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। फर्स्ट वन इज़ आपकी डिमांड पुल इन्फ्लेशन, देन कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, देन बिल्ट इन इन्फ्लेशन, एंड फाइनली स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। तो मेजर इन फोर कैटेगरीज में इन्फ्लेशन को डिवाइड करा गया है। तो चलिए डिमांड पुल इन्फ्लेशन की बात करते हैं, इसके काजेज़ क्या हैं और डिमांड पुल इन्फ्लेशन किससे होती है। इसको डिमांड साइड इन्फ्लेशन भी कहते हैं, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन यानी कि डिमांड साइड इन्फ्लेशन। तो ये वो इन्फ्लेशन होता है जब इंक्रीज़ हो जाता है एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड में इंक्रीज़ आ जाती है आउटपुट की। ठीक है, जो टोटल आउटपुट है कंट्री का, जो एक साल में प्रोड्यूस किया गया है, ठीक है, उसके लिए एग्रीगेट जो होल टोटल डिमांड, एग्रीगेट मतलब टोटल डिमांड इन द इकानमी, ना कि किसी एक हाउस होल्ड या इंडिविजुअल या फिर एक इंडस्ट्री की डिमांड नहीं, बल्कि पूरी टोटल डिमांड कंट्री में जो इंक्रीज़ हो जाती है आउटपुट के लिए। ठीक है, चाहे उसमें गवर्नमेंट डिमांड करे या फिर एंटरप्रेन्योर्स डिमांड करे या फिर हाउस होल्ड्स करें, ठीक है, इन सब का टोटल को ही एग्रीगेट डिमांड कहा जाता है। जब इसकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है तो वो कारण बन जाता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन का। तो इससे क्या होता है, डिमांड, एग्रीगेट डिमांड राइज होने से, इससे जो प्रेशर है डिमांड का वो बढ़ जाता है। ठीक है, उसको आप मीट नहीं कर पाओगे जो करंटली अवेलेबल सप्लाई है आउटपुट की। ठीक है, यानी कि जितना आपके पास सप्लाई अवेलेबल है फॉर द कंजम्पशन या फिर, ठीक है, अदर इन्वेस्टमेंट पर्पस, तो वो मीट नहीं कर पा रही है एग्रीगेट सप्लाई को। यानी कि इस केस में हम कहेंगे कि आपकी जो एग्रीगेट डिमांड है दैट इज़ ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई ऑफ आउटपुट। तो इस केस में क्या होगा, आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन आएगा। तो जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा होती है तो इस केस में क्या होता है, इन्फ्लेशनरी गैप आ जाता है। ठीक है, इकॉनमी में इन्फ्लेशनरी गैप हो जाता है। तो कहाँ पे, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, ये कीन्स ने थ्योरी दी हुई है। ठीक है, कीन्स के अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन की डेफिनेशन ये है, यानी कि एग्रीगेट डिमांड इज़ मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। तो उस केस में इन्फ्लेशनरी गैप पिक्चर में आ जाता है। देन जब एग्रीगेट डिमांड किसी भी पर्पज़ के लिए, फॉर ऑल पर्पज़, चाहे वो कंजम्पशन हो, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ हो या फिर फाइनल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो, वो एक्सीड करता है सप्लाई ऑफ गुड्स से। सप्लाई ऑफ गुड्स मतलब एग्रीगेट डिमांड से, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ कर देता है करंट प्राइसेस पे। ठीक है, जो मार्केट में प्राइस चल रही है उस पर एग्रीगेट डिमांड मोर होता है एग्रीगेट सप्लाई से, तो उस टाइम प्राइस क्या होता है, प्राइस ही इंक्रीज़ होगा, क्योंकि सप्लाई हम इंक्रीज़ तो नहीं करेंगे। तो एक ही इसका इलाज है, दैट इज़ इंक्रीज इन प्राइसेस। तो बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ एग्रीगेट सप्लाई के बाद क्या होता है, आउटपुट इंक्रीज़ नहीं हो सकता है कि वो मीट कर सके एग्रीगेट डिमांड को। ठीक है,
किसी हद तक एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज़ होती है, लेकिन उसके बाद कुछ लेवल के बाद, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज़ नहीं हो पाती है। तो उस केस में वो मीट नहीं करते एग्रीगेट डिमांड को, तो उस केस में सिर्फ प्राइस ही इंक्रीज़ हो गया और इस तरह से ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है जो अवेलेबल आउटपुट है या फिर एग्रीगेट सप्लाई है इकॉनमी में। तो चलिए इसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ठीक है, ये डायग्राम यहाँ पे बनाई है। ठीक है, यहाँ पे ओ वाई एक्सिस पे आप देख सकते हैं कि प्राइस लेवल लिया गया है। ठीक है, ओ वाई एक्सिस पे, देन ओ एक्स एक्सिस पे आपका एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई लिया गया है। ठीक है, ये आपकी आ गई एग्रीगेट सप्लाई ए एस, दिस वन इज़ योर एग्रीगेट सप्लाई यहाँ पे हो रही है। जब डिमांड इस लेवल पे होती है आर लेवल पे, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट इनिशियल लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम आर पॉइंट पे है, तो उस टाइम आपका आउटपुट कितना है, ओ वाई है। ठीक है, और आपका प्राइस ओ पी है, यानी कि प्राइस कम है। ठीक है, प्राइस ज़्यादा है। जैसे ही डिमांड इंक्रीज़ होती है आर से एस चली जाती है, ठीक है, इस पॉइंट पे चली जाती है, तो आपका आउटपुट इंक्रीज़ तो होता है। ओ वाई वन से ओ वाई वन डैश हो जाता है यहाँ पे इस पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है आउटपुट, लेकिन साथ में प्राइस भी इंक्रीज़ हो रहा है आपका, यहाँ पे ओ पी से ओ पी टू हो गया है। देन फाइनली जैसे ही फर्दर आपकी डिमांड एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ होती है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुँच जाती है। ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई इज़ इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे है। यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब रिसोर्सेज आर फुली एम्प्लॉयड, जो भी रिसोर्सेज है, वट एवर रिसोर्सेज अ कंट्री हैज़, दोज आर ऑल यूटिलाइज्ड, या फिर यूज़ की गई हैं, यानी कि हम अपनी एग्रीगेट सप्लाई या फिर आउटपुट को इंक्रीज़ नहीं कर सकते हैं। तो इस केस में यहाँ से आपकी जो एग्रीगेट सप्लाई है वो वर्टिकल शेप ले लेती है, यहाँ से ऊपर सीधा चली जाती है। ये फुल एम्प्लॉयमेंट है, तो आपकी ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट है। तो अगर हम फर्दर डिमांड को इंक्रीज़ करते हैं, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है पूरी कंट्री में, ठीक है, टी लेवल पे यहाँ पे पहुँच गई है, उस केस में क्या होगा, आपकी सप्लाई तो नहीं बढ़ेगी। ठीक है, यहाँ पे वर्टिकल हो गई आपकी सप्लाई। ठीक है, यहाँ पे ही है, इतनी ही रहेगी, इंक्रीज़ नहीं हुई। प्रीवियसली हमने देखा था प्राइस राइज के साथ आपकी सप्लाई भी इंक्रीज़ हो रही थी, वाई वन वाई टू वाई थ्री। ठीक है, यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है और अब फर्दर हम सप्लाई को इंक्रीज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज ख़त्म हो चुके हैं। तो जैसे ही एग्रीगेट डिमांड ऊपर AD4 पहुंच जाती है, तो आपका क्या होगा, प्राइस लेवल इंक्रीज़ होगा, P3 से P4 पहुंच गया है, बट आपकी एग्रीगेट सप्लाई एज इट इज़ ही है। ठीक है, तो इस केस में ये जो गैप आ जाता है, ठीक है, ये आपका T है और ये आपका E है, इक्विलिब्रियम लेवल, ये जो गैप आ रहा है इनके बीच का, ठीक है, इसी को क्या कहेंगे हम, इन्फ्लेशनरी गैप है। ठीक है, जब यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड इज़ ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, तो उस केस में आपका आ जाता है पिक्चर में इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है, इन्फ्लेशनरी गैप, यहाँ पे ये जो गैप आप देख रहे हैं, ठीक है, दैट इज़ TE गैप, यही आपका इन्फ्लेशनरी गैप है। तो होप आपने ये समझ लिया होगा डायग्राम के थ्रू कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है। चलिए, ये एक और रीज़न है डिमांड पुल इन्फ्लेशन का, काज है, दैट इज़ मॉनेटरिस्ट थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, जो मॉनेटरिस्ट थे उनके अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन कैसे होता है, उन्होंने कहा है कि जो इन्फ्लेशन है वो एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ मनी सप्लाई है या फिर इंक्रीज़ इन द सप्लाई ऑफ मनी। जब इकॉनमी में या फिर मार्केट में ज़्यादा पैसा आ जाता, RBI इंजेक्ट करता है मोर मनी इन द इकॉनमी, उस केस में क्या होगा, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, उनके पास ज़्यादा पैसा आता है और वो ज़्यादा गुड्स की डिमांड करेंगे। ठीक है, वो भी एक कारण है डिमांड पुल इन्फ्लेशन का। तो ये मिल्टन फ्राइडमैन द्वारा इसको प्रोपोगेट किया गया है, मॉनेटरिस्ट थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, यानी कि एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है मनी सप्लाई की। तो इस केस में क्या होता है, जो एमरजेंस है एक्सेस डिमांड की और जो रिजल्टेंट राइज होता है प्राइस का ऑन अकाउंट ऑफ द इंक्रीज इन मनी सप्लाई की इंक्रीज होने से आपकी सिर्फ ही एग्रीगेट डिमांड ही नहीं बढ़ती है, बल्कि आपके प्राइस लेवल भी बढ़ जाते हैं और प्राइस लेवल बढ़ने को ही इन्फ्लेशन कहते हैं। तो ये भी एक कारण है, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ मनी इज़ ऑल्सो द कॉज ऑफ इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन इन द इकानमी। तो चलिए इसको भी डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये आपकी एग्रीगेट डिमांड है, ठीक है, सॉरी ये एग्रीगेट सप्लाई है,
ठीक है, जो आपकी अपवर्ड स्लोपिंग है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। तो जैसे ही डिमांड यहाँ पे होती है AD0 पे, ठीक है, AD0 को कोइंसाइड किया गया है M0 मतलब मनी सप्लाई, यानी कि जब मनी सप्लाई इतनी थी आपकी डिमांड AD0 थी और पॉइंट पे, ठीक है। इस टाइम आपका आउटपुट था Y0, ठीक है, नेशनल इनकम या फिर आउटपुट आपका Y0 था और प्राइस था P0। जैसे ही आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई, किसके कारण बढ़ी? क्योंकि मनी सप्लाई इंक्रीज़ हुआ, ठीक है, इकानमी में और पैसा आगे इंजेक्ट कर दिया RBI ने, तो आपकी एग्रीगेट डिमांड भी AD0 से AD1 हो गई, यानी कि मनी सप्लाई M1 हो गई। तो ये पॉइंट T लेवल पे पहुंच गई। इससे क्या हो गया, आपकी आउटपुट तो बढ़ी, Y1 हो गई, लेकिन साथ में प्राइस भी बढ़ा, ठीक है। प्राइस बढ़ने का मतलब है कि इन्फ्लेशन हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं इस डायग्राम के थ्रू, यानी कि मनी सप्लाई आपकी बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड भी ओबियसली बढ़ेगी, क्योंकि लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ जाएगा और वो डिमांड ज़्यादा गुड्स की करेंगे, तो वो भी एक काज है इन्फ्लेशन का। तो चलिए देन नेक्स्ट बात करते हैं करेंसी इन्फ्लेशन की। करेंसी, तो ये भी एक सिचुएशन होती है जहाँ पे ज़्यादा मनी अवेलेबल होता है लोगों के पास, ठीक है, जिससे क्या होता है, प्रोडक्शन इंक्रीज़ होती है और सर्विसेज भी इंक्रीज़ होती है और साथ में गुड्स की डिमांड भी बढ़ जाती है। जब लोगों के पास या फिर इकानमी में करेंसी ज़्यादा होती है, पैसा ज़्यादा होता है, तो वो भी एक कारण है। प्रोडक्शन ज़्यादा होने का, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो एग्रीगेट डिमांड भी ज़्यादा होगी, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होगी तो आपके प्राइसेस ज़्यादा होंगे, तो प्राइसेस ज़्यादा होंगे तो मतलब इन्फ्लेशन आ गया है इकानमी में। ये भी करेंसी इन्फ्लेशन भी एक टाइप है इन्फ्लेशन की। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रेडिट इन्फ्लेशन, ठीक है। क्रेडिट जो है पैसा, यानी कि ज़्यादा पैसा उधारी पे, उधार जो अवेलेबल है, लोन्स अवेलेबल हैं कंट्री में लोगों के पास, जब ईज़िली लोन्स अवेलेबल होंगे तो लोग क्या करेंगे, कंजम्पशन डिमांड हो या फिर इन्वेस्टमेंट डिमांड हो, वो बढ़ा देंगे, जिससे क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड आपकी राइज होगी, ठीक है। और एग्रीगेट डिमांड के राइज होने से क्या होगा, प्राइसेस आपके फर्दर राइज होंगे, प्राइसेस भी इंक्रीज़ होंगे, प्राइसेस अगर इंक्रीज़ होंगे तो इन्फ्लेशन होगा। तो जो प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि आपके कमर्शियल बैंक्स हैं, ठीक है, वो सेंक्शन करते हैं, ग्रांट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोन्स देते हैं पब्लिक को, ठीक है, जितना इकानमी को ज़रूरत नहीं होती उससे ज़्यादा लोन्स देते हैं। और जब लोन्स लोगों के पास आ जाए तो एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा करेंगे, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी, जिसके कारण प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे, तो उस कारण भी इन्फ्लेशन आ जाता है। तो इसी को क्रेडिट इन्फ्लेशन कहते हैं, यानी कि जब बारोइंग ईज़िली अवेलेबल हो लोगों के पास कंट्री में, तो उस टाइम भी इन्फ्लेशन आ सकता है इकानमी में। तो इस तरह से जो क्रेडिट एक्सपेंशन है, ठीक है, वो लीड करता है राइज इन प्राइस लेवल, यानी कि इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे दैट इज़ एसेट इन्फ्लेशन, ठीक है। एसेट इन्फ्लेशन क्या होता है, इसको आप दूसरी टर्म में यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कब इंक्रीज़ होते हैं, ये तब इंक्रीज़ होते हैं जब किसी कंट्री का सडन राइज होता है एक्सपोर्ट्स में, यानी कि हमारे गुड्स की डिमांड बाहर आउट ऑफ इंडिया ज़्यादा होती है, ठीक है, फॉरेन में ज़्यादा होती है, उस केस में हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं, जिससे क्या होता है, इंडिया की इकानमी में जिस कंट्री से एक्सपोर्ट हो रहा है, जो कंट्री एक्सपोर्टिंग कंट्री है, उसकी करेंसी में डेप्रिसिएशन आएगा। डेप्रिसिएशन मतलब हमारी करेंसी की, रुपये की वैल्यू डॉलर के मुकाबले या फिर अदर कंट्रीज़ की करेंसी के मुकाबले डेप्रिशिएट होगी, कम होगी, तो उस केस में भी इन्फ्लेशन आ सकता है कंट्री में या फिर इकानमी में। तो द करेंसी with the higher inflation rate then loses value and depreciates, ठीक है। जिस कंट्री की करेंसी, जिस कंट्री में इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है उसकी करेंसी क्या होती है, वैल्यू लूज़ करती है और फिर फाइनली डेप्रिशिएट हो जाती है, ठीक है। किसके कंपैरिजन में, जिस कंट्री को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसकी कंट्री, उसकी करेंसी अप्रिशिएट करेगी, ठीक है, यानी कि उसकी करेंसी हमारी करेंसी के मुकाबले स्ट्रांगर होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो एक्सपोर्टिंग कंट्री है उसकी करेंसी डेप्रिशिएट होगी और वहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज आएगा, जिससे कंट्री में क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज जब आएगा तो ऑब्वियस है कि कंट्री में ज़्यादा डिमांड्स होगी, डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइस ज़्यादा होंगे, तो उस तरह से इन्फ्लेशन आ जाएगा कंट्री में। तो देन हम नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट जो काज है डिमांड पुल का,
ठीक है, दैट इज़ गवर्नमेंट स्पेंडिंग। जब गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करती है, स्पेंड करती है, एक्सपेंडिचर करती है, या फिर डेफिसिट फाइनेंसिंग करती है, यानी कि अपने बजट को कम कर देती है, ठीक है, डेफिसिट बजट रखती है, उस केस में टैक्सेस कम कर देगी, गवर्नमेंट खर्चा ज़्यादा करेगी, ठीक है, फिस्कल पॉलिसीज़ अपनाएगी, तो उस केस में भी क्या होगा, आपका इन्फ्लेशन आ जाएगा इकॉनमी में, ठीक है, प्राइसेस अप हो जाएंगे और फाइनली रिजल्ट इनटू इन्फ्लेशन। देन हम बात करेंगे ड्यू टू फिस्कल स्टिमुलस। फिस्कल स्टिमुलस क्या होता है, दो पॉलिसीज़ होती है किसी भी कंट्री में, एक आपकी फिस्कल पॉलिसी होती है और दूसरी आपकी मॉनेटरी पॉलिसी होती है, जिनको हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी कौन इम्प्लीमेंट करता है, आरबीआई करता है, ठीक है, और आपकी जो फिस्कल पॉलिसी है वो कौन करता है, गवर्नमेंट करता है, ठीक है। तो इस तरह से जब फिस्कल पॉलिसी कंट्री अपनाती है, यानी कि टैक्स रेट्स कम कर देती है, गवर्नमेंट स्पेंड करती है, स्पेंड किस पे करती है, स्कूल्स बनाने में, कॉलेजेस बनाने में, रोड्स, बिल्डिंग्स, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो डैम्स हो, ट्रैक्स, रेलवे ट्रैक्स हो, ब्रिजेस हो, कोई भी चीज़ हो, डैम, तो उस केस में क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा आएगा। पैसा अगर ज़्यादा आएगा तो डिमांड भी ज़्यादा होगी, और डिमांड ज़्यादा होगी तो फाइनली कंट्री में क्या आएगा, इन्फ्लेशन आएगा। तो फिस्कल स्टिमुलस भी कारण है इन्फ्लेशन का, जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन का ही एक पार्ट है। देन हम बात करेंगे इंक्रीज बारोइंग, जिसकी हम बात करी हुई है पहले क्रेडिट इन्फ्लेशन में। बारोइंग मतलब लोगों के पास जो लोन्स हैं वो इजली अवेलेबल हैं, और जब लोन्स इजली अवेलेबल होंगे तो लोगों के पास पैसा आ जाएगा, ठीक है, पैसा आएगा, डिमांड ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइसेस राइज होंगे, प्राइसेस राइज होंगे तो इन्फ्लेशन उसी को कहा जाता है, ये भी एक कारण है। देन लो अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही कम है, यानी कि बेरोज़गारी कम है, हर कोई एम्प्लॉयड है, हर कोई तो नहीं कह सकते, लेकिन जितनी जेन्युइन जो एम्प्लॉयमेंट है, रिक्वायर्ड एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, दोज हु आर विलिंग टू वर्क और गेटिंग वर्क, ठीक है, उसी को एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अब जो विलिंग नहीं है तो उनको हम अनएम्प्लॉयड नहीं कहेंगे। तो अनएम्प्लॉयमेंट अगर कम है तो वो भी एक कारण है इन्फ्लेशन का, ठीक है, यानी कि विलिंग जो पीपल हैं उनके पास एम्प्लॉयमेंट है और वो मार्केट में खर्च करेंगे, तो डिमांड ज़्यादा होगी, तो डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइस राइज होंगे, तो ये भी एक डिमांड पुल इन्फ्लेशन का कारण है। तो ये इसी के साथ हमारा जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन था वो हुआ ख़त्म, इसके ये काजेज़ हमने पढ़े। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन या फिर सप्लाई साइड। इसमें अब डिमांड का कोई लेना देना नहीं होता है, इसमें कॉस्ट पुश यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होने के कारण इन्फ्लेशन आया इकॉनमी में, ठीक है, तो इसको सप्लाई साइड इन्फ्लेशन भी कहा जाता है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में क्या होता है, इवन दो देयर इज़ नो इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड में कोई भी इंक्रीज नहीं होती है, फिर भी क्या होता है, प्राइसेस में स्टिल राइज, प्राइसेस तब भी राइज होंगी, किसके कारण, ड्यू टू इंक्रीज इन कॉस्ट कॉस्ट्स इंडिपेंडेंट ऑफ एनी इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड। अब यहाँ पे कॉस्ट इंक्रीज हो जाते हैं एग्रीगेट डिमांड की इंक्रीज किए बिना, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा आ गई, रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ गए, वेजेस वर्कर्स को ज़्यादा मिलने लग गए, उस कारण भी क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक कंपनी के लिए या एक प्रोड्यूसर्स के लिए ज़्यादा होंगे, तो उस केस में वो क्या हो करेगा, अपना जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कवर करने के लिए प्राइसेस बढ़ा देगा, प्राइसेस अगर बढ़ाएगा तो इन्फ्लेशन आएगा इकॉनमी में, तो इसी को कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहेंगे, ठीक है, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूसर को ज़्यादा लग रही है और उनको कवर करने के लिए वो प्राइसेस इंक्रीज करेगा, ठीक है, डिमांड का इससे कोई लेना देना नहीं है। देन इसके कुछ काजेज़ देख लेते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के। इसमें आ जाता है आपका वेज पुश इन्फ्लेशन, ठीक है, वेज क्या है, वेज भी कॉस्ट है किसी भी कंपनी के लिए या फिर प्रोड्यूसर के लिए, वो लेवरेज लगाता है, हायर करता है, वर्कर्स को लगाता है और उनको वेजेस पे करता है। जब वेजेस वो हायर डिमांड करेंगे तो वो भी एक कारण होगा इन्फ्लेशन का, ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की ही कैटेगरी है वेज पुश इन्फ्लेशन। देन प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है, प्रॉफिट पुश कभी कभी कोई मोनोपोली हैं या मोनोपोलिस्टिक फर्म्स हैं इकॉनमी में, वो अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने के लिए क्या करते हैं, अपने प्राइसेस को बढ़ा देते हैं, प्रोडक्ट के प्राइसेस को बढ़ा देते हैं, वो भी एक कारण बन जाता है इन्फ्लेशन का, ठीक है, क्योंकि वो बीइंग मोनोपोली, वो एक ही फर्म है इकॉनमी में, तो वो प्राइसेस बढ़ाता है तो उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा।
प्रोड्यूस सॉरी उसके कंज्यूमर्स पे, जो कंज्यूमर्स हैं वो कहीं स्विच नहीं करेंगे। स्विच इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास ऑप्शंस अवेलेबल नहीं हैं इकॉनमी में या फिर उस इंडस्ट्री में। तो मोनोपोली होने के कारण जो उसके प्रोड्यूसर हैं वो प्राइसेस बढ़ा देते हैं, या मोनोपोलिस्टिक फर्म्स हैं वो प्राइसेस इंक्रीज़ करते हैं। वो भी एक कारण है इन्फ्लेशन का, और इसको भी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की कैटेगरी में रखा गया है। तो चलिए इन दोनों की कंबाइन में बात करते हैं, प्रॉफिट वेज इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। ठीक है, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए प्राइसेस इंक्रीज़ करते हैं प्रोड्यूसर या फिर जो वर्कर्स हैं अपने वेजेस को किसके थ्रू, लेबर यूनियंस के थ्रू प्रेस करते हैं इंडस्ट्री को कि वो इनके वेजेस को बढ़ा दें। तो ये दोनों मिलके कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो जब प्राइसेस राइज होती हैं किसके कारण, प्रॉफिट और वेजेस के राइज होने के कारण, तो उसी को प्राइस इंड्यूस्ड या फिर वेज इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कारण है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का, दैट इज़ राइज इन रॉ मटेरियल। ठीक है, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल उसमें यूज़ हो रहा है, ठीक है, चाहे ऑयल हो, कोल हो, एनर्जी हो, ठीक है, कोई भी इंटरमीडिएट गुड रॉ मटेरियल जो अभी सेमी फिनिश्ड गुड्स हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ होते हैं उनका प्राइस बढ़ जाता है। तो उस कारण भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है, जो कंट्रीब्यूट करता है किस में, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में। या फिर ऑयल प्राइसेस, ठीक है, ऑयल प्राइसेस बढ़ जाते हैं या फिर ऑयल प्राइस शॉक भी कहा जाता है, जिसको ऑफन सप्लाई शॉक भी कहा जाता है। ये हो चुका है जब इराक और कुवैत का वार हुआ था 1990 में। ठीक है, उस टाइम ग्लोबल क्राइसिस आ गए थे। तो क्योंकि जो ऑयल है, ठीक है, ऑयल से ही पूरी कंट्री की या फिर वर्ल्ड की इकानमी चलती है, उससे ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ होता है, चाहे वो रेलवेज़ हो या फिर बसेस हो या फिर एयरवेज़ हो। ठीक है, इवन शिप्स में भी फ्यूल यूज़ होता है। तो ऑयल प्राइसेस बढ़ने के कारण यानी कि सप्लाई के कारण भी क्या आता है, इकॉनमी में इन्फ्लेशन आ जाता है। तो ये भी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का ही टाइप है। चलिए कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को देख लेते हैं डायग्राम के थ्रू। ठीक है, ये आपकी एग्रीगेट डिमांड है। ठीक है, यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड का कोई लेना देना नहीं, ये एज इट इज़ है, सेम है। पहले यहाँ पे आपकी एग्रीगेट सप्लाई इतनी थी, ठीक है, E1 इक्विलिब्रियम लेवल पे। जब E1 इक्विलिब्रियम लेवल पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई मीट कर रही थी, उस टाइम आपका आउटपुट, एग्रीगेट आउटपुट कितना था, OY 1 था। ठीक है, Y1 आउटपुट था और आपके प्राइसेस P1 था। ठीक है, लेकिन जैसे ही क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कंपनी को ज़्यादा देनी पड़ी या फिर वेजेस बढ़ गई या फिर मान लो प्रॉफिट मोटिव के लिए क्या होता है, सप्लाई यहाँ पे इंक्रीज तो नहीं हुई, यहाँ पे कम हुई। ठीक है, बैक आ गई, E1 से कम हो गई। तो उस केस में क्या हो गया, डिमांड आपकी इतनी आ गई और उस टाइम आपका लेवल ऑफ आउटपुट कितना था, OY2 था और प्राइसेस इसके कारण बढ़ गई, कहाँ से, OP1 से OP2 हो गई। ठीक है, तो इस कारण इकानमी में क्या आ गया, सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई कम हो गई। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि जो आपकी एग्रीगेट सप्लाई क्या थी, ग्रेटर थी एग्रीगेट डिमांड से। तो उस कारण क्या आ जाता है आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, या फिर इसको डिफ्लेशनरी गैप भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, दैट इज़ बिल्ट इन इन्फ्लेशन। ठीक है, थर्ड हमारी इन्फ्लेशन की टाइप है बिल्ट इन इन्फ्लेशन। इसको वेज प्राइस स्पाइरल भी कहा जाता है, यानी कि वेज प्राइसेस को चेंज करती हैं। ठीक है, अगर प्राइस बढ़ जाता है तो वेजेस भी बढ़ जाती हैं। जो वर्कर्स हैं वो वेजेस के लिए इंक्रीज़ करने के लिए फोर्स करते हैं अपने एम्प्लॉयर को। ये अक्सर होती है जब वर्कर्स डिमांड करते हैं हायर वेजेस। ठीक है, अपने जो राइजिंग लिविंग कॉस्ट है उसको कोप अप करने के लिए, मीट करने के लिए। तो इस तरह क्या होता है, इन टर्न काजेज बिजनेस टू राइज दियर प्राइसेस। अब बिज़नेस क्या है, वो नुकसान तो नहीं झेल सकता है। जैसे ही वर्कर्स को ज़्यादा वेजेस पे करता है तो उसको कहाँ से निकालेगा वो, आउट ऑफ इंक्रीजिंग, बाय इंक्रीजिंग दी प्राइसेस ऑफ दियर प्रोडक्ट्स। ठीक है, अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को बढ़ा के वो वेजेस को कवर अप करेगा। ठीक है, तो वो भी एक कारण है। इस तरह से प्राइस और वेज दोनों एक दूसरे को चेज कर लेती हैं, स्पाइरल टाइप होती हैं। ठीक है, इस तरह से चलती हैं। तो इस केस में हम कहेंगे बिल्ट इन इन्फ्लेशन या फिर
वेज प्राइस स्पाइरल। तो इस तरह से क्या होता है, वेज एक साइड से वेज इंक्रीज़ होती है और दूसरे साइड से प्राइस इंक्रीज़ होगा। ठीक है, मान लीजिए एक प्रोड्यूसर है, वो वेज देता है किसी अपने वर्कर्स को 10,000 पर मंथ देता है। ठीक है, जैसे वो वेज लेके 10,000 वेज लेके मार्केट में जाते हैं, वहाँ से गुड्स खरीदते हैं, उनके पास सेविंग इस मंथ रह जाती है, सिर्फ इस मंथ रह जाते हैं उनकी 5,000। तो नेक्स्ट मंथ वो वही 10,000 वेजेस उन वर्कर्स को पे करता है और वो फिर मार्केट में जाते हैं और उससे अपने नेसेसिटी गुड्स खरीदते हैं, और उनके पास इस बार वही क्वांटिटी वो गुड्स खरीदते हैं, लेकिन उनके पास इस बार सिर्फ 2,000 ही सेविंग बच जाती है। तो इस तरह से उनको रियलाइज़ होता है कि हमारी जो इनकम है, ये हमारी सिर्फ नॉमिनल इनकम बढ़ी है, बल्कि रियल इनकम हमारी कम हुई है। पहले वो 5,000 सेव करते थे उसी आउट ऑफ 10,000 वेजेस में से, अब वो नेक्स्ट टाइम जब उनको वेजेस मिली और मार्केट में गए, उसमें से सिर्फ वो 2,000 ही सेव करने लगे। तो उनको रियलाइज़ हुआ कि मार्केट में इन्फ्लेशन आ गया है। फिर वो जाएंगे किसके पास, अपने एम्प्लॉयज़ के पास, कि हमें सेविंग नहीं हो पा रही है, हमारे वेजेस को आप बढ़ा दीजिएगा। तो इस तरह से वो वेजेस तो बढ़ा देते हैं, लेकिन साथ में वो गुड्स के प्राइसेस को भी बढ़ा देता है। तो उसी को कहेंगे बिल्ट इन इन्फ्लेशन या फिर वेज प्राइस स्पाइरल। तो चलिए गाइज नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। ठीक है, हमारा फोर्थ टाइप है इन्फ्लेशन का, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। इकॉनमी के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर है या फिर इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसकी बात ये कर रहे हैं कि इकॉनमी के अलग अलग स्ट्रक्चर्स में क्या है, इन्फ्लेशन आ जाता है। ये अक्कर होता है जब इकॉनमी क्या होती है, बैकवर्ड होती है। किस में, टेक्नोलॉजी में जो यूज़ की जाती है एग्रीकल्चर में, वहाँ पे जब बैकवर्ड टेक्नोलॉजी यूज़ होगी, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ अगर होगी, तो उस केस में अंडर प्रोडक्टिविटी होगी, लेस प्रोडक्टिविटी होगी आउटपुट की, आर्टिफिशियल शॉर्टेज आएगी गुड्स की। ठीक है, उतने गुड्स को कोप अप नहीं कर पाएंगे जितनी डिमांड्स हैं मार्केट में। ठीक है, यानी कि आउटपुट लेस प्रोड्यूस हो रहा है एज़ कम्पेयर टू टोटल डिमांड या फिर एग्रीगेट डिमांड, क्योंकि इकॉनमी का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी बैकवर्ड है। वहाँ पे कई सारे मार्केट बॉटल नेक्स होंगी। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉटल नेक्स होंगी। मार्केट बॉटल नेक्स मतलब वहाँ पे मार्केट में क्या होगा, इम्परफेक्शंस होंगी। ठीक है, मार्केट रिजिडिटीज़ होंगी। देन इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे अच्छा खासा डेवलप नहीं होगा, रोड्स नहीं होंगी, रेलवे ट्रैक्स नहीं होंगे। ठीक है, रूरल एरियाज़ में अभी भी रोड्स नहीं होंगी, तो इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन महंगा पड़ेगा और वहाँ पे क्या होगा, इन्फ्लेशन आएगा। तो इसी को स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन कहा जाता है। तो ये कॉज किया जाता है एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस के कारण, प्रोडक्शन में जो कोप नहीं करता है इंक्रीज डिमांड को फूड के लिए। ठीक है, एग्रीकल्चर इतना वीक होता है क्योंकि आउटडेटेड टेक्नोलॉजी वहाँ पे यूज़ हो रही है, और जिससे पूरी जो कंट्री की डिमांड, एग्रीगेट डिमांड, वो मीट नहीं हो पा रही है। तो उस केस में क्या होता है, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन आ जाता है इकानमी में। तो इस तरह से फूड के प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे, स्पाइरल करेंगे बाकी इकानमी के सेक्टर्स को। ठीक है, फूड से पूरी कंट्री में इन्फ्लेशन आ जाएगा। फूड अगर इन्फ्लेशन आ गया तो मान लीजिए पूरे बाकी इकानमी के सेक्टर में भी इन्फ्लेशन आ जाता है, यानी कि स्ट्रक्चरल है। एक स्ट्रक्चर से इन्फ्लेशन बढ़ता है, दूसरे स्ट्रक्चर की ओर जाता है। ठीक है, तो यानी कि एक स्ट्रक्चर इसमें इफ़ेक्ट करता है दूसरे को और दूसरा तीसरे को, तो इस तरह से इसको हम स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन कहेंगे। और ये ज़्यादातर कहाँ पे होती है, लेस डेवलप्ड इकॉनमीज़ में, लाइक इंडिया एंड अदर कंट्रीज़ ऑफ लैटिन अमेरिका। ठीक है, तो वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। तो बॉटल नेक क्या होती है, बॉटल नेक एक पॉइंट ऑफ कंजेशन होता है। ठीक है, जहाँ पे प्रोडक्शन सिस्टम जो होता है वो या तो स्लो हो जाता है या फिर पूरी तरह से स्टॉप हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, यानी कि प्रोडक्शन नहीं हो पाती, या फिर होगी भी तो वो बहुत ही स्लो होगी, जो कि मीट नहीं कर पाती एग्रीगेट डिमांड को, टोटल आउटपुट को जो रिक्वायर्ड होती है किसी भी इकानमी के लिए। उस केस में बॉटल नेक्स आ जाते हैं कई टाइप्स के। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म बॉटल नेक होती है और टेम्परेरी होती है, ऑफन कॉज में लेबर शॉर्टेज, ये ऑफन लेबर की कमी के कारण आती है। ठीक है, तो इसके कुछ टाइप्स हैं। ठीक है, बॉटल नेक्स इन स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन में कौन कौन से हैं, एग्रीकल्चर बॉटल नेक्स हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर में बॉटल नेक्स इसलिए आ जाता है क्योंकि वो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, जिससे प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं हो पा रही है जितनी रिक्वायर्ड है टू मीट द एग्रीगेट डिमांड। देन रिसोर्स गैप आ जाता है या फिर गवर्नमेंट बजट कंस्ट्रेंट आ जाती है।
कंट्री के पास जो भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या फिर आप डेवलपिंग कंट्रीज़ कह सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, रिसोर्स गैप, उतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते हैं, या फिर गवर्नमेंट के पास बजट जो है उसका भी एक कंस्ट्रेंट होता है, लिमिट होता है, ज़्यादा बजट नहीं होता है, ठीक, हर चीज़ का एक लिमिट होता है, तो बजट भी कोप अप नहीं कर पाता है एग्रीगेट डिमांड को, या फिर जो रिक्वायर्ड एक्सपेंडिचर उसको मीट नहीं कर पाता है, तो भी ये कारण बन जाता है, बॉटल नेक बन जाता है किसका, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन का। देन फॉरेन एक्सचेंज बॉटल नेक आता है, क्योंकि उनका एक्सपोर्ट इतना डेवलप नहीं होता है, एक्सपोर्ट करेंगे कहाँ से, क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर ऑलरेडी क्या बैकवर्ड है, टेक्नोलॉजी आउटडेटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे डेवलप नहीं हुआ है, तो ओबियस है वो एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, जब एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज नहीं आएगा, ठीक है, फॉरेन करेंसी नहीं आएगी, और फॉरेन करेंसी नहीं आएगी तो इंपोर्ट भी नहीं करेंगे, तो इस तरह से स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन एग्जिस्ट में आ जाता है इकानमी में। देन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स क्या होता है, जैसे रोड्स हो गए, डैम्स आ गए, ब्रिजेस आ गए, रेलवे ट्रैक्स आ गए, ठीक है, स्कूल कॉलेजेस आ गए, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी क्या है, लेस डेवलप्ड है या फिर डेवलप ही नहीं हुआ है। तो इस तरह से ये 4 टाइप्स के हमने बॉटलनेक्स पढ़े किसमें, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन में। एग्रीकल्चरल बॉटलनेक्स, रिसोर्स गैप बॉटलनेक्स, फॉरेन एक्सचेंज बॉटलनेक्स एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स, तो ये टाइप्स थी इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन की। तो गाइस ये हमने 4 टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन पढ़ी, या फिर इनको हम काजेज़ भी कह सकते हैं, यही कारण है इन्फ्लेशन के, किसी भी इकानमी में ये 4 मेजर काजेज़ हो सकते हैं जिसके कारण प्राइस राइज हो सकता है या फिर इन्फ्लेशन आ सकता है। तो चलिए गाइस कुछ इन्फ्लेशन की बात करते हैं, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड और इंटेंसिटी, यानी कि किस गति से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, प्राइसेस राइज हो रही है ये एक इकानमी में, कंट्री में, ठीक है। तो इनको हम डिस्कस करेंगे, इनको कैटेगराइज किया, पहला है क्रीपिंग, ठीक है, जिसको हम माइल्ड इन्फ्लेशन भी कहते हैं, ये ज़्यादा कॉज ऑफ कंसर्न नहीं है किसी भी इकानमी के लिए, क्योंकि इसमें माइल्ड है, क्रीपिंग है, यानी कि जो जब बच्चा होता है वो क्रीप करके चलता है, धीरे 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 चलता है, ठीक है, तो ये ज़्यादा हार्मफुल नहीं है किसी भी इकानमी के लिए। और इसमें प्राइसेस राइज होती है एक साल में 3% और लेस, ठीक है, 3% से कम या 3 तक राइज होती हैं, तो ये ज़्यादा सरदर्दी वाला काम नहीं है किसी भी इकानमी के लिए। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे वॉकिंग इन्फ्लेशन, ठीक है, वॉकिंग इन्फ्लेशन में क्या होता है, प्राइसेस राइज होती हैं 3 to 10% अ ईयर, एक साल में, यानी कि वॉक करके चलता है, ठीक है, वॉक थोड़ा तेज़ होता है, क्रीपिंग से ज़्यादा होता है, जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, 1 साल का 1.5 साल का हो जाता है, फिर वो वॉक करने लग जाता है, धीरे धीरे चलना स्टार्ट करता है, तो इस रेट से यानी कि 3 से 10% के बीच में जो इन्फ्लेशन बढ़ता है एक ईयर में, उसी को वॉकिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। ये थोड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है किसी भी इकानमी के लिए, क्योंकि ये हाई होता जाता है धीरे धीरे। देन नेक्स्ट हमारा टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड या फिर इंटेंसिटी, दैट इज़ गलोपिंग इन्फ्लेशन, ठीक है। गलोपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है, इसमें प्राइसेस राइज होंगी ग्रेटर देन 10% अ ईयर, 10% से ज़्यादा प्राइस लेवल राइज हो जाता है, इन्फ्लेशन आ जाता है एक इकानमी में, उसी को गलोपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। जैसे ही घोड़ा चलता है ना, आराम आराम से खड़क 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 करके ग्लोप करके चलता है, वही ग्लोपिंग इन्फ्लेशन कहा जाता है, और ये एक साल में 10% से ज़्यादा बढ़ता है। देन हम नेक्स्ट बात करेंगे हाइपर इन्फ्लेशन की, ठीक है। हाइपर इन्फ्लेशन में प्राइसेस राइज हो जाते हैं मोर देन 50% ए मंथ, एक महीने में ही 50% से ज़्यादा, यानी कि बहुत ज़्यादा उछाल आ जाता है, ठीक है, कंसिस्टेंटली इसके प्राइसेस बढ़ते ही जाते हैं इकानमी में, और फाइनली क्या आ जाता है, एक स्टेज आ जाती है, दैट इज़ कॉल्ड हाइपर इन्फ्लेशन। तो इसमें इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमली रैपिड होता है, क्यूमुलेटिव वेज प्राइस इन्फ्लेशनरी इसमें पिक्चर में आ जाता है, ठीक है, वेज भी बढ़ते हैं, साथ में प्राइसेस भी बढ़ते जाते हैं, और वेज प्राइस इन्फ्लेशनरी स्पाइरल स्टार्ट हो जाता है, और परचेजिंग पावर जो मनी की है वो फॉल हो जाती है, गिरना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इकानमी में हाइपर इन्फ्लेशन आ गया है। तो गाइज ये थे इन्फ्लेशन किस पे बेस्ड, स्पीड और इंटेंसिटी। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे अदर टाइप्स, कुछ दूसरी टाइप्स हैं इन्फ्लेशन की, ओपन इन्फ्लेशन, ठीक है, ओपन है यानी कि इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये वो सिचुएशन होती है जहाँ पे प्राइसेस राइज होती है बिना किसी प्राइस कंट्रोल के, यानी कि गवर्नमेंट इसमें कोई भी मेजर नहीं लेती है और इनको चलने देना
चाहती है, ठीक है, तो उस केस में हम कह सकते हैं इन्फ्लेशन, जहाँ पे इन्फ्लेशन थोड़ा बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए इन्फ्लेशन का होना भी ज़रूरी है, ठीक है। इन्फ्लेशन अगर लिमिट में रहे 2 to 4% के बीच में अगर रहे, ठीक है, तो इस केस में हम कह सकते हैं इन्फ्लेशन ओपन हो सकता हो, गवर्नमेंट इसके साथ छेड़खानी नहीं करती, कोई भी मेजर नहीं लेती है, तो उसको हम ओपन इन्फ्लेशन कहते हैं। देन हम बात करेंगे हेडलाइन इन्फ्लेशन की, ठीक है। दूसरा जो टाइप है हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन मेजर किसका है? टोटल इन्फ्लेशन का। ये जो टोटल कंट्री में है जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनका इन्फ्लेशन आ गया, उनके प्राइसेस में राइज आ गया है, उसी को हेडलाइन इन्फ्लेशन कहते हैं। यानी कि आए दिन न्यूज़पेपर में हेडलाइन बन जाती है, आज इसका दाम बढ़ा, आज उसका दाम बढ़ा, ठीक है। तो यानी कि ये हेडलाइन टाइप बन जाता है, तो इसी को हेडलाइन इन्फ्लेशन कहा जाता है। टोटल मेजर होता है इन्फ्लेशन का इकॉनमी में। इसमें इंक्लूड होते हैं प्राइसेस फूड के, ठीक है, जो अक्सर सरदर्द बनते हैं, सब्जियों के, दालों के प्राइस बढ़ जाते हैं, तेल के, फ्यूल के बढ़ जाते हैं, एनर्जी हो, ठीक है, चाहे इसमें कुकिंग एलपीजी गैस हो या इलेक्ट्रिसिटी हो, कोल हो, कोई भी चीज़ें हो, इनके प्राइसेस बढ़ जाते हैं, उन्हीं को हेडलाइन इन्फ्लेशन में कैटेगराइज करा गया है। देन नेक्स्ट टाइप है इन्फ्लेशन की, दैट इज़ कोर इन्फ्लेशन, या फिर इसको अंडरलाइन इन्फ्लेशन या फिर नॉन फूड इन्फ्लेशन कहा गया है। ये फूड के अलावा जितना भी चीज़ों पे प्राइस राइज हो जाता है या फिर इन्फ्लेशन आ जाता है, उसी को कोर इन्फ्लेशन कहा गया है। ये एक्सक्लूड करता है कई सारे आइटम्स को, ठीक है, जो जिनका वोलेटाइल प्राइस मूवमेंट होता है, जैसे कि फूड का, अक्सर दालों का, सब्ज़ी का, तेल का जो है प्राइसेस फ्लक्चुएट होता है, वोलेटाइल है, चेंजेबल है, ठीक है, तो उनके प्राइसेस को ये कोर इन्फ्लेशन में नहीं लेता है, उनको एक्सक्लूड करता है। एनर्जी हो गया, ठीक है, कुकिंग गैस हो गया, एलपीजी सिलेंडर हो गया, या फ्यूल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, तो इन चीज़ों को ये कोर इन्फ्लेशन में इंक्लूड नहीं करता है, वो सारा का सारा इन्फ्लेशन आ जाता है, टोटल इन्फ्लेशन हेडलाइन में आता है। तो कोर में वोलेटाइल नेचर के जो प्राइसेस होते हैं उनको नहीं लेता, फूड और एनर्जी को छोड़ के, इनको छोड़ के बाकी चीज़ों को लेता है, ठीक है। देन नेक्स्ट टाइप है बेनिन इन्फ्लेशन, ठीक है। बेनिन इन्फ्लेशन क्या होता है? इसका मतलब होता है जो इन्फ्लेशन होता है मॉडरेट होता है, ना कि हार्मफुल, ठीक है। मॉडरेट होता है, लो लेवल का होता है, यानी कि लेस देन 2% या 3%, जो कि एक्सेप्टेबल है किसी भी इकानमी के लिए, जो मॉडरेट होता है, और ये हार्मफुल भी नहीं होता है, कॉज ऑफ कंसर्न नहीं होता है। तो ये कंट्रोल भी हो सकता है, अंडर कंट्रोल है किसके? आरबीआई के कंट्रोल में है। और इस केस में जो आरबीआई है वो अपने जो की पॉलिसी रेट्स हैं, ठीक है, बैंक रेट्स हैं, रेपो रेट्स हैं, रिवर्स रेपो रेट्स है, या फिर आपकी आ जाते हैं एसएलआर है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो वगैरह, इन चीज़ों को ये, इन रेट्स को ये काट सकती है, ठीक है, क्योंकि इसमें ये बेनिन इन्फ्लेशन उतना कॉज ऑफ कंसर्न नहीं है, तो ये इकॉनमिक ग्रोथ के लिए अच्छा है। तो चलिए गाइस कुछ टर्म्स पढ़ते हैं हम यहाँ पे। आपका इन्फ्लेशन के टाइप्स ख़त्म हो गए, इन्फ्लेशन हमने पढ़ा, इसके काजेज़ पढ़े, ठीक है, 4 मेजर काजेज़ हमने पढ़े जिनके कारण इन्फ्लेशन आता है। देन हमने पढ़े इन्फ्लेशन के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड और इंटेंसिटी, और फिर कुछ अदर टाइप्स हमने पढ़ी जैसे कि हेडलाइन इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन, देन बेनिन इन्फ्लेशन जो कि हार्मफुल नहीं होता है, मॉडरेट में होता है। और इसके अलावा हम कुछ और टाइप्स पढ़ेंगे जो इन्फ्लेशन से रिलेटेड हैं। अब इन्फ्लेशन टैक्स क्या होता है? इन्फ्लेशन के टाइम क्या होता है? इकॉनमी में बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है। इकॉनमी में पैसा आने का मतलब है लोगों की सैलरी बढ़ जाती है, इनकम बढ़ जाती है, और जब इनकम बढ़ जाती है तो ऑब्वियस है कि टैक्सेस भी बढ़ जाएंगे, और जो प्रीवियस टैक्स स्लैब में इनकम आ रही थी अब वो हायर टैक्स स्लैब में शिफ्ट हो जाएगी, तो इस केस में इन्फ्लेशन टैक्स लग जाता है, ठीक है। पहले वो कम पे करते थे, जैसे इन्फ्लेशन आ गया किसके कारण? इंक्रीज इन इनकम, तो आपका जो इनकम है वो हाई रेट्स में शिफ्ट हो जाएगी, टैक्स रेट्स में शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है, जिससे इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो और इससे फर्दर पुश किया जाएगा हायर टैक्स स्लैब्स में जो इनकम पहले आ रही थी, तो ये भी कारण है इन्फ्लेशन का, तो इसी को इन्फ्लेशन टैक्स कहा जाता है। देन हम बात करेंगे स्टैगफ्लेशन की। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? स्टैग्नेशन आ जाता है, या फिर जिसको अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, इकानमी में अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है अलॉन्ग विद रेट ऑफ इन्फ्लेशन। दो चीज़ें हो रही हैं, अक्सर इन्फ्लेशन में क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है, लेकिन स्टैगफ्लेशन में उल्टा होता है। स्टैगफ्लेशन में अनएम्प्लॉयमेंट भी आ जाती है, साथ में इन्फ्लेशन भी बढ़ जाता है, यानी कि ये दोनों
साथ हैंड इन हैंड चलते हैं, तो उसी को हम कहेंगे स्टैगफ्लेशन, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट विथ इन्फ्लेशन, दैट इज़ कॉल्ड स्टैगफ्लेशन। देन हम बात करेंगे रिफ्लेशन की। नेक्स्ट टाइप हमारी है, टर्म है रिलेटेड टू इन्फ्लेशन, दैट इज़ रिफ्लेशन। इसमें क्या होता है, राइज इन प्राइस आ जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन आ जाता है, अकम्पनीड बाय इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, आपका आउटपुट भी बढ़ रहा है और साथ में इन्फ्लेशन भी आ रहा है। ठीक है, इन्फ्लेशन भी इंक्रीज़ हो रहा है, दोनों चीज़ें। आउटपुट यानी कि इनकम, यानी कि एग्रीगेट इनकम या फिर नेशनल इनकम तो बढ़ रही है, बट साथ में इन्फ्लेशन भी बढ़ता जा रहा है। तो ये वो सिचुएशन है जहाँ पे क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड मैन हो जाते हैं और अनयूटिलाइज रिसोर्सेज रह जाती हैं कंट्री के पास, जो अभी यूटिलाइज नहीं की गई। उस केस में हम कह सकते हैं कि कंट्री में रिफ्लेशन आ गया है। तो इसमें क्या होता है, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैन बी इंक्रीज बाय राइजिंग दी एग्रीगेट डिमांड। तो ये क्या है, डिवाइडिंग लाइन है किसके बीच में, रिफ्लेशन डिवाइडिंग लाइन है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के बीच में। ठीक है, डिफ्लेशन में क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होती है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होती है, इन्फ्लेशन में एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होती है। ठीक है, और इन्फ्लेशन में क्या होता है, प्राइसेस राइज होते हैं, डिफ्लेशन में क्या होते हैं, प्राइसेस कम होते हैं, यानी कि इकॉनमी डिफ्लेशन से धीरे धीरे रिसेशन की ओर जाती है। इसमें एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है, एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो प्रोडक्शन नहीं होगी, प्रोडक्शन नहीं होगी तो आपकी जो इनकम है वो कम होगी और प्रॉफिट्स नहीं होंगे, तो फाइनली इकॉनमी क्या होगी, डिक्लाइन होगी। ठीक है, रिसेशन की ओर जाएगी। और इन्फ्लेशन में इसका उल्टा होता है। ठीक है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का उल्टा है। इन्फ्लेशन में प्राइसेस राइज होंगी, एम्प्लॉयमेंट राइज होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। तो इस केस में हम रिफ्लेशन को क्या कहेंगे, रिफ्लेशन में अनएम्प्लॉयमेंट भी होती है और आउटपुट भी इंक्रीज होता है। तो ये एक रिफ्लेशन डिवाइडिंग लाइन है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के बीच में। तो चलिए बात करते हैं डिफ्लेशन। डिफ्लेशन में क्या होता है, फॉलिंग प्राइसेस होती है, क्योंकि यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड बहुत कम होती है, उसके कारण प्राइसेस गिर जाती हैं और प्राइसेस इतनी गिर जाती हैं कि वो ज़ीरो से नेगेटिव भी हो जाती हैं, और जिस कारण प्रोडक्शन नहीं होगी। अगर प्राइसेस ज़ीरो होंगी या फिर नेगेटिव होंगी तो कोई क्यों प्रोड्यूस करेगा, कोई प्रोड्यूसर किस लिए प्रोड्यूस करेगा, वो प्रॉफिट पर्पस के लिए प्रोड्यूस करेगा। जब प्राइसेस ही ज़ीरो होंगी तो उसको प्रोडक्शन करने का फ़ायदा नहीं है, तो उस केस में इकॉनमी ठप हो जाएगी, गिर जाएगी। ठीक, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, एम्प्लॉयमेंट अगर नहीं होगी तो इनकम नहीं होगी, इनकम नहीं होगी तो डिमांड नहीं होगी, फाइनली डिमांड नहीं होगी तो प्रोडक्शन नहीं होगी, तो इकॉनमी बिल्कुल रुक सी जाएगी। ठीक है, तो इसी को डिफ्लेशन कहते हैं और ये ज़्यादा वर्स होती है। ठीक है, ज़्यादा बैड होती है इन्फ्लेशन से। ठीक है, इन्फ्लेशन कुछ हद तक, ठीक है, 2 से 4% तक इन्फ्लेशन हमारा ठीक है। ठीक है, यानी कि 4 to 6% तक इन्फ्लेशन हमारा ठीक है, +-2, यानी कि 4 से 2 के बीच में इन्फ्लेशन अच्छा है, लेकिन उससे ऊपर एक कॉज ऑफ कंसर्न है। और डिफ्लेशन तो इन्फ्लेशन से भी बहुत बुरा है, जिसमें इकॉनमी बिल्कुल ठप हो जाती है, बंद हो जाती है, प्रोडक्शन ही नहीं होगी। ठीक है, जैसे कि डिफ्लेशन आया था 1930s का, जो डिप्रेशन आया था, ठीक है, जिस पे केन्स की थ्योरी भी आई हुई थी। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज़ डिसइन्फ्लेशन। ठीक है, ये डिसइन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन को उल्टा है। इसमें क्या होता है, एम्स एट लोअरिंग कॉस्ट। इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, उसका मकसद होता है कॉस्ट को लो करना और प्राइसेस को भी कम करना, दोनों चीज़ों को डिक्रीज़ करना है, चाहे वो कॉस्ट हो या फिर प्राइसेस हो। जब वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं तो क्या करने के लिए, टू ब्रिंग डाउन द प्राइसेस विदाउट काजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइसेस को कितना गिराना है कि वो अनएम्प्लॉयमेंट काज ना करे। ठीक है, तो इस तरह से जो प्राइसेस हैं इसमें पॉजिटिव रहती हैं। ठीक है, तो ये डिसइन्फ्लेशन कहा जाता है, यानी कि इसमें कॉस्ट और प्राइसेस को लो करना है ताकि अनएम्प्लॉयमेंट को और ज़्यादा बढ़ाया ना जाए। ठीक है, तो इसी को डिसइन्फ्लेशन कहते हैं। देन एक और नई टर्मिनोलॉजी आ गई है मार्केट में इन्फ्लेशन की कैटेगरी में, दैट इज़ श्रिंकफ्लेशन। ठीक है, श्रिंक हो रही है आजकल चीज़ें, मार्केट में अक्सर श्रिंक हो रही हैं, उनका प्राइस तो उतना ही है लेकिन उनकी जो क्वांटिटी है वो श्रिंक हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, ये ज़्यादातर किस में होता है, पैकेजिंग में होता है, पैकेट्स में होता है, चाहे वो मिक्सचर के पैकेट्स हों या लेज़ के पैकेट्स हों, कुरकुरे के पैकेट्स हों, बिस्किट्स के पैकेट्स हों। ठीक है, उनका प्राइस
तो सेम आज भी आप 10 रुपये का लेज़ लेते हैं, लेकिन आज से ठीक आप 5 या 10 साल पहले देखोगे तो उसका जो 40 ग्राम आता था, ठीक है, 40 ग्राम 10 रुपीज़ में आता था, लेकिन आज उसका प्राइस सेम है 10 रुपीज़, बट उसमें जो उनने ग्राम क्या कर दिया है, 30 से 25 कर दिया है, ठीक है, 25 ग्राम ही कर दिया है। तो इस केस में जो पैकेट के साइज़ है या फिर उसके अंदर जो चिप्स है, लेज़ है, बिस्किट्स हैं, उनका साइज़ कम करा है, प्राइस उतना ही है। तो इस तरह से ताकि जो ख़रीदार हैं यानी कि जो कंज्यूमर हैं उनको रियलाइज़ ना हो कि इन्फ्लेशन आया है मार्केट में, मगर अगर रियल तौर पे देखा जाए तो इन्फ्लेशन आ गया है, क्योंकि चीज़ें कम हो रही हैं, उनका साइज़, क्वालिटी या क्वांटिटी कम हो रही है, उसी को श्रिंकफ्लेशन कहा गया है। तो चलिए गाइज, ये थे इन्फ्लेशन के टर्म्स, ठीक है, उससे रिलेटेड टर्म्स है डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, रिफ्लेशन, श्रिंकफ्लेशन, ये हमने पढ़े। होप आपको ये सारे समझ में आ गए होंगे। तो अब हम बात करेंगे गोल्डीलॉक्स इकानमी, ठीक है। गोल्डीलॉक्स इकानमी क्या होती है? गोल्डीलॉक्स इकानमी वो इकानमी होती है, ठीक है, जहाँ पे ना तो वो इकानमी दैट इज़ नीदर टू हॉट दैट कॉजेज इन्फ्लेशन, जहाँ पे इतनी हॉट भी नहीं है कि इससे इन्फ्लेशन आ जाए इकानमी में, और इतनी भी कोल्ड ठंडी नहीं है कि रिसेशन आ जाए इकानमी में, ठीक है, उसी को गोल्डीलॉक्स इकानमी कहते हैं, यानी कि मॉडरेट, जैसे कि हमने बेनिन इन्फ्लेशन पढ़ा उसी टाइप की गोल्डीलॉक्स इकानमी है, उसी को गोल्डीलॉक्स कहते हैं, यानी कि इतना भी इन्फ्लेशन नहीं है और ना ही डिफ्लेशन है, तो यानी कि मॉडरेट टाइप है, जो दोनों कंट्रोलेबल है, मैनेजेबल हैं, जिनको हम मैनेज कर सकते हैं इजीली, उसी को गोल्डीलॉक्स इकानमी कहते हैं। तो इट इज़ करेक्टराइज बाय मॉडरेट इकानमिक ग्रोथ, इसमें मॉडरेट इकानमिक, मध्यम इकानमिक ग्रोथ होती है और लो इन्फ्लेशन होता है गोल्डीलॉक्स इकानमी में। इंडिया में कब एक्सपीरियंस की गई थी गोल्डीलॉक इकानमी? ठीक है, गोल्डीलॉक इकानमी की गई थी फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2018 तक, ठीक है, क्योंकि उस टाइम ना तो ज़्यादा इन्फ्लेशन था ना तो ज़्यादा डिफ्लेशन था। तो इस तरह से हम जो पहला क्वार्टर था फाइनेंशियल ईयर 2018 का, उस टाइम गोल्डीलॉक्स इकानमी इंडिया में एक्सपीरियंस हुई थी, ठीक है। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे, दैट इज़ जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है यानी कि आरबीआई है, उसको मैंडेट दिया गया है कि वो इन्फ्लेशन रेट को 4% तक रख सके, ठीक है, 4% तक वो मैनेज कर सकता है, ±2%, ठीक है, यानी कि 2% से लेके आप 4% तक, 6% तक इन्फ्लेशन जो है वो एक्सेप्टेबल है किसी भी इकानमी के लिए, किसी भी कंट्री के लिए, ठीक है। 2 करोगे आप 4 में, ठीक है, 4 में माइनस आप 2 करोगे तो 2 पे पहुंच जाएगा, और प्लस करोगे तो 6 पे पहुंच जाएगा, यानी कि इसके बीच में 2 से 6% के बीच में जो इन्फ्लेशन वो एक्सेप्टेबल है इंडिया में, और आरबीआई को मैंडेट दिया गया है कि इसके बीच में ही इन्फ्लेशन को वो रख सके। तो चलिए गाइस, नेक्स्ट बात करते हैं, इन्फ्लेशन रेट क्या था इंडिया में, अभी क्या चल रहा है इंडिया में प्रेजेंटली, जो करंटली इन्फ्लेशन रेट है इंडिया में 2022 में, अगस्त में डेटा रिलीज़ करा है, वो था जो डेटा रिलीज़ किया था एनएसओ ने, ठीक है, एनएसओ क्या है, जो इन्फ्लेशन रेट को रिलीज़ करती है, ठीक है, पब्लिश करती है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो इस टाइम जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स था, सीपीआई था, वो 6.7% था जुलाई में, जो कि 6.7% गिर गया था, जो कि 7% था जून में, यानी कि इतना अभी कम हुआ है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे। इंडिया में इन्फ्लेशन सीपीआई से ही मापा जाता है, ठीक है, तो इस टाइम इन्फ्लेशन जुलाई का डेटा है 6.7% चल रहा है, ठीक है, जून के कंपैरिजन में थोड़ा कम हुआ है, 0.3% कम हुआ है। तो ये आपका करंट इन्फ्लेशन रेट है इंडिया में। तो इंडिया में जो पिछले अगर लास्ट 10 ईयर्स की बात करें, ठीक है, एवरेज इन्फ्लेशन कितना रहा है इंडिया में, 10 सालों का जो एवरेज है वो रहा आपका 6% के आसपास, ठीक है, 6.01%, कब से कब तक, ठीक है, 10 सालों की बात करिए ना, 2012 से 2022 के बीच, ठीक है, इन ईयर्स में इन्फ्लेशन जो एवरेज इन्फ्लेशन है, ठीक है, ना कि एक किसी पार्टिकुलर ईयर का या हाईएस्ट या फिर लोएस्ट है, इन्फ्लेशन की बात नहीं करिए, एवरेज, ठीक है, सब का टोटल
ठीक है, डिवाइड बाई 10 इसमें करा है, दैट इज़ 6.01% एवरेज इन्फ्लेशन इन 10 ईयर्स में रहा है, जिसमें ऑल टाइम हाई एक्सपीरियंस किया था इन्फ्लेशन कब 12.7%, कब नवंबर 2013 में, बहुत ज़्यादा उस टाइम इन्फ्लेशन आ गया था, ठीक है, क्योंकि 2014 में इलेक्शंस आने थे। अक्सर इलेक्शन से पहले इन्फ्लेशन आता है किसी भी इकानमी में या कंट्री में। तो जो 12.17% था सबसे ज़्यादा था अभी तक का इंडियन इकानमी में, ठीक है, 12.17%। और लोएस्ट अभी तक का जो एक्सपीरियंस किया गया है इंडियन इकानमी में, दैट इज़ 1.54% इन जून 2017। जून 2017 में क्यों सबसे कम एक्सपीरियंस किया गया है, क्योंकि नवंबर 2016 में क्या हुआ था आपकी 2016 नवंबर 2016, ये डेट आपको याद ही होगी। इस टाइम डीमोनेटाइजेशन हुआ था, ठीक है, विमुद्राकरण हुआ था इंडिया में पीएम मोदी जी द्वारा। हमारी जो करेंसी थी 1000 और 500 के नोट्स को डीमोनेटाइज किया गया था, ठीक है। तो जिससे क्या हो गया, इकॉनमी में पैसा कम था, और पैसा कम होगा तो एग्रीगेट डिमांड भी कम होगी, एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो फाइनली क्या होगा, प्राइसेस आपके लो होंगी। प्राइसेस लो होने का मतलब है कि इन्फ्लेशन कम हुआ था, तो ऑल टाइम लो इन्फ्लेशन था इंडिया में 1.54% जून 2017 में एक्सपीरियंस करा गया था, क्योंकि बहुत सारी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ थी वो बंद हो गई थी, क्योंकि पैसा नहीं था। बहुत सारे एम्प्लॉयर ने अपने वर्कर्स को फायर करा हुआ था, तो ये भी एक कारण था कि इन्फ्लेशन उस टाइम बहुत कम था। तो ये डीमोनेटाइजेशन के कारण ही हुआ था। देन हम बात करेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, यानी कि इन्फ्लेशन के इफ़ेक्ट्स, ठीक है, ये किसको इफ़ेक्ट करता है। इसका मतलब है हु लूजेस एंड हु गेन्स ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के टाइम पे कौन लूज़ करता है, किसको लॉस होता है और किसको गेन होता है, वही इसके इफ़ेक्ट्स बताए गए हैं इन्फ्लेशन के। तो इसमें हम चलिए पहले बात करेंगे गेनर्स की, ठीक है। इन्फ्लेशन के टाइम पे कौन गेन करता है। इन्फ्लेशन के टाइम पे आपके गैनर होंगे बिजनेसमैन ओबियसली गैनर होंगे, क्योंकि वो अपने गुड्स के प्राइसेस बढ़ा देंगे, या फिर उनको प्राइसेस ज़्यादा मिल रही हैं, रिसीव हो रही हैं, उस तरह से उनका रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो वो ओबियस है कि वो गेन करेंगे ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। देन ट्रेडर्स हैं, जो व्यापारी हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ के, अनाज के, सेब के, सब्जियों के, और भी कई सारे, तो वो इन्फ्लेशन के टाइम पे ज़्यादा कमाते हैं, और इस तरह से उनको बेनिफिट होता है ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, क्योंकि प्राइसेस वो ज़्यादा कंज्यूमर से ले रहे हैं। देन जो प्रोड्यूसर्स हैं गुड्स के, प्रोडक्शन में क्या होता है इन्फ्लेशन के टाइम पे प्रोड्यूसर्स अपने प्राइसेस हाई कर देते हैं, और प्राइसेस हाई होते हैं तो उनको गेन होता है ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। देन फार्मर्स हैं, इन्फ्लेशन से क्या होता है, फार्मर जो सब्जियां उगाते हैं, गेहूँ चावल वगैरह, उसका प्राइस अगर बढ़ जाता है इन्फ्लेशन के कारण, तो ओबियसली है कि फार्मर्स गेन करेंगे ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। देन डेटर्स या फिर बारोर्स हैं, ठीक है, डेटर्स कौन होते हैं, जो उधार लेते हैं, ठीक है, इन्फ्लेशन के टाइम पे वो उधार लेते हैं और वो उनको गेन होता है, इस टाइम वो गेन करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं, क्योंकि उन्होंने पास्ट में किसी से उधार लिया था, बैंक से लिया हुआ था या किसी भी मनी लेंडर से उन्होंने उधार लिया हुआ था। उस टाइम पे उस पैसे की, मान लीजिए 10,000 उन्होंने पैसा किससे उधार लिया था, उस टाइम उस 10,000 की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब इस टाइम वो पे कर रही हैं, ठीक है, अपने डेट को पे कर रहे हैं, जो उनने पास्ट में पैसा बारो किया हुआ था उसको पे कर रहे हैं, तो वो 10,000 ही पे करेंगे, ठीक है। और पास्ट में इस 10,000 की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि उस टाइम इन्फ्लेशन नहीं था, लेकिन अब वो इन्फ्लेशन के टाइम पे इसको पे बैक कर रहे हैं, तो 10,000 की वैल्यू तब के कंपैरिजन में आज 5,000 या 7,000 के बराबर ही रह चुकी है, ठीक है। एक्चुअल में वो 10 ही पे कर रहे हैं, लेकिन इन्फ्लेशन के कारण वो गेन कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से डेटर और बारोर्स को भी हम कह सकते हैं कि ये गेन करते हैं ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, ठीक है। तो चलिए अब लूज़र की बात करेंगे, ठीक है। लूज़र्स जो इन्फ्लेशन के टाइम पे लूज़ करते हैं, जिसको लॉस होता है, लॉस सहना पड़ता है, चाहे उसमें रियल इनकम अर्नर्स हो, ठीक है।
उनको भी लॉस झेलना पड़ता है इन्फ्लेशन के टाइम पे। या फिर फिक्स्ड इनकम अर्नर्स हैं, जैसे कि वेज अर्नर वर्कर्स हैं, पेंशनर्स हैं, क्योंकि उनकी सैलरीज फिक्स्ड है, तो फिक्स्ड से उनकी जो परचेजिंग पावर है, सेविंग कम हो रही, परचेजिंग पावर कम है मनी की, तो उस टाइम पे वो इन्फ्लेशन के टाइम पे वो लूज़ करेंगे। या फिर सैलरीड पर्सनस हैं जिनकी सैलरी फिक्स्ड है, तो वो सारे के सारे लूज़ करेंगे ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। देन क्रेडिटर्स हैं। क्रेडिटर कौन होते हैं? उधार देने वाले, ठीक है, जिसमें बैंक भी इंक्लूड है, शामिल है। क्रेडिटर इन्फ्लेशन के टाइम पे लूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि ओवियस है, बोरोवर्स ने पास्ट में लिया था जब इन्फ्लेशन नहीं था, और जैसे ही इनको पे बैक हुआ इन्फ्लेशन के टाइम पे, इनको 10,000 का अमाउंट पे हुआ, और इनने पास्ट में किसी को उधार दिया था, किसी बोरोवर को, उस टाइम उस मनी की वैल्यू ज़्यादा थी क्योंकि इन्फ्लेशन नहीं था। अब जब इनको वो रिसीव हो रहा था, इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्फ्लेशन के कारण उनकी मनी की वैल्यू, परचेजिंग पावर गिर रही है, तो क्रेडिटर भी इन्फ्लेशन के टाइम पे लूज़ करेंगे, ठीक है। देन वेल्थ होल्डर्स हैं, चाहे इसमें कैश होल्डर्स हैं, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, इन्फ्लेशन के टाइम पे इनकी जो वैल्यू है, रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इनके द्वारा अर्न किया जाता है बॉन्ड्स द्वारा, डिबेंचर्स द्वारा, वो भी रिड्यूस होता है, कम होता है, ठीक है। तो ये भी बॉन्ड होल्डर्स या फिर डिबेंचर्स, कैश होल्डर्स, वेल्थ होल्डर्स कोई भी हैं, वो इन्फ्लेशन के टाइम पे लॉस बेयर करेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा और कौन से लूज़र हैं इन्फ्लेशन के टाइम पे? डिमांड डिपॉजिटर्स हैं, जो अब पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं। डिमांड डिपॉजिटर यानी कि अपने करंट अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं, ठीक है। यानी कि उसमें कोई फिक्स्ड अमाउंट या फिक्स्ड टाइम नहीं होता है कितना डिपॉजिट करना है या फिर कब करना है, कितनी देर के लिए रखना है, वो निकाल भी सकते हैं, तो वो भी इस टाइम लूज़ करेंगे इन्फ्लेशन के टाइम पे। देन सेविंग डिपॉजिटर भी इस टाइम, क्योंकि इन्फ्लेशन के कारण उनको सेविंग पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो कम मिल रहा है, ठीक है, तो भी इस केस में इन्फ्लेशन के टाइम पे लूज़र होंगे। तो गाइज ये हमने पढ़ा इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, यानी कि कौन लूज़र होंगे और कौन गेनर होंगे इन्फ्लेशन के टाइम पे। तो चलिए अब बात करते हैं इन्फ्लेशन के मेजर्स, ठीक है, यानी कि इन्फ्लेशन को कैसे मापा जाता है, मेजर कैसे किया जाता है। इसको दो इंडेक्सेस से मेजर किया जाता है। एक आपका आ जाता है होल सेल प्राइस इंडेक्स, एंड देन सेकंड आपका आ जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है, WPI एंड CPI। इन दो इंडेक्सेस से हम इन्फ्लेशन को मेजर कर सकते हैं किसी भी इकानमी में। चलिए बात करते हैं WPI की, होल सेल प्राइस इंडेक्स की। ये मेजर है इन्फ्लेशन का एक इकानमी में, ठीक है। कंस्ट्रक्ट किया जाता है किस पे? होल सेल प्राइसेस के बेसिस पे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। कई सारे जो इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं, मेनली इसमें रॉ मटेरियल्स को ही लिया जाता है, या फिर सेमी फिनिश्ड गुड्स जो अभी फाइनल गुड्स नहीं है, इंटरमीडिएट गुड्स या फिर रॉ मटेरियल को ही लिया जाता है, ठीक है। होल सेल प्राइस उनके प्राइसेस को ही कंसिडर करता है। जो WPI है ये जनरली यूज़ किया जाता है जो चेंजेस आ जाती है वैल्यू ऑफ मनी में, उसके लिए मेजर किया जाता है। तो इसमें सर्विसेज फिगर नहीं होती हैं, ठीक है, सर्विसेज को नहीं लिया जाता है होल सेल प्राइस इंडेक्सेस में। क्यों? क्योंकि जो सर्विसेज हैं वो होल सेल में नहीं होती है, होल सेल प्राइस पे सर्विसेज नहीं आती हैं इसमें, होल सेल में हमेशा गुड्स को ही लिया जाता है। तो इसको कौन पब्लिश करता है? द ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइज़र इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। जो ऑफिस है इकोनॉमिक एडवाइज़र, इसको पब्लिश करता है, जो किस में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री में, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही एक क्या है, विभाग है, ठीक है, डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा ये होलसेल प्राइस इंडेक्स पब्लिश किया जाता है। और इसमें होलसेल प्राइस इंडेक्स में बेस ईयर क्या रखा गया है? 2011-12, ठीक है, 2011-12 को बेस ईयर रखा गया है। ये कब से इफेक्टिव है? 30 जनवरी 2016 से 11/12 को बेस ईयर रखा गया है फॉर कंसिडरेशन ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स। इसका फॉर्मूला क्या है? होलसेल W2 माइनस W1 डिवाइड बाई W1 इंटू 100, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। इसके थ्रू हम होलसेल प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, जहाँ पे W1 क्या है आपका? होलसेल प्राइस इंडेक्स है बेस ईयर के लिए, और W2 क्या है? होलसेल प्राइस इंडेक्स है करंट ईयर के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हम होलसेल प्राइस इंडेक्स को कंपेयर कर सकते हैं या फिर कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो ये था गाइस होलसेल प्राइस इंडेक्स, पहला मेजर इन्फ्लेशन का। देन नेक्स्ट मेजर हमारा है CPI, दैट इज़ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये क्या होता है? रिटेल प्राइस होता है एवरेज ऑफ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो डायरेक्टली कंज्यूम करी जाती हैं लोगों द्वारा, ठीक है। यानी कि जो टोटल बास्केट ऑफ गुड्स है, एक बास्केट ऑफ गुड्स जो कंज्यूमर यूज़ करते हैं, चाहे उसमें फ्यूल आ गया, ठीक है, आपकी LPG गैस आ गई, कोल आ गया, इलेक्ट्रिसिटी आ गई, देन आपका सब्ज़ी आ गई, दाल्स आ गए, राइस आ गए, मिल्क, ब्रेड, बटर, मीट, एग्स एट्सेट्रा, जो भी बास्केट ऑफ गुड्स एक कंज्यूमर यूज़ करता है उसी को रिटेल प्राइस पे मेजर किया जाता है, ठीक है, उसी को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहा जाता है। तो CPI को यूज़ किया जाता है किसके लिए? टू मेजर द चेंजेस इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ द कॉमन पीपल, जो कॉमन पीपल की कॉस्ट ऑफ लिविंग है, यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हम CPI के थ्रू ही मेजर कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि उनकी कॉस्ट को, यानी कि लोगों को अपने रहने के लिए, लिविंग के लिए कितनी कॉस्ट लग रही है, उसको CPI के थ्रू हम मेजर कर सकते हैं। और ये रिटेल होता है एवरेज ऑफ गुड्स, रिटेल प्राइस होता है एवरेज गुड्स यूज्ड बाय द कंज्यूमर। पब्लिश और कंप्यूट किसके द्वारा किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन पब्लिश करती है। इसका भी बेस ईयर 2011-12 ही रखा गया है। तो CPI क्या शो करती है? परसेंटेज चेंज, ठीक है, ये परसेंटेज चेंज बताती है किस में? प्राइस लेवल में, विद रेफरेंस टू बेस ईयर। किसी बेस ईयर, मान लो हम आज 2022 का प्राइस निकाल रहे हैं और इसको बेस ईयर से कंपेयर करा जाता है हमेशा, जो रखा गया 11-12, ठीक, उसके साथ हम कंपेयर करते हैं, यानी कि तब प्राइस क्या था और आज करंट ईयर में प्राइस क्या है। तो इसके लिए फार्मूला क्या है? CPI का फार्मूला आपका है P1 डिवाइड बाई P0 इंटू 100, ठीक है, ये इसका CPI का फार्मूला है। P1 क्या है आपका? प्राइस ऑफ करंट ईयर, जो अभी करंट ईयर में चल रही है, और P0 आपका प्राइस है बेस ईयर का, ठीक है, 11-12 का ले सकते हो आप, ठीक है, इंटू इसको आप कर सकते हो 100 से। तो चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं CPI को। तो मान लीजिए ABC जो है 3 गुड्स हैं, बास्केट ऑफ गुड्स हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव कंज्यूमर के, ठीक है। एक कंज्यूमर जो है 3 गुड्स यूज़ करता है, गुड्स का नाम हम रखते हैं ABC, ठीक है, वो अपने बास्केट में इन 3 गुड्स को यूज़ करता है। तो ये 2011 में क्या है? कंज्यूमर बाई करता है इन गुड्स की क्वांटिटी, एक ही क्वांटिटी वो कितना 10 यूनिट्स करता है, B की 15 और C की 20 यूनिट्स करता है, ठीक है। किस प्राइस पे? A की करता है 50 पे, B की करता है 50 पे, A की 50 पे, B की 40 पे और C की 30 रुपीज़ पर यूनिट वो खरीदता है। तो इस तरह से जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो क्या है आपका? क्वांटिटी इनटू, ठीक है, यानी कि यूनिट्स इनटू प्राइस, ठीक है। पहला A का जो क्वांटिटी है वो 10 क्वांटिटी खरीदता है, 10 यूनिट खरीदता है और जिसका प्राइस है 50, प्लस दूसरे की क्वांटिटी वो खरीदता है 15, ठीक है, 15 kg 15 यूनिट्स खरीदता है जिसकी प्राइस है पर यूनिट की 40, प्लस इसमें हम करेंगे तीसरा जो C की क्वांटिटी वो खरीदता है 20 यूनिट्स और जिसकी पर यूनिट की प्राइस है 30। तो इस तरह से इनको हम सम टोटल करेंगे जो आता है आपका 1700 रुपीज़ आता है, ठीक है। ये था 2011 का जो बेस ईयर था। और नेक्स्ट ईयर 2015 लेते हैं हम, ठीक है। इसमें मान लीजिए जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ हो जाती हैं। पहले क्या थी? A की प्राइस थी 50, अब हो गई 60, देन 50 हो गई कितने से? 40 से, और देन 30 से 45, ये प्राइसेस इंक्रीज़ हो गई 2015 में BC 2011 के कंपैरिजन में। क्वांटिटी अभी भी सेम ले रहा है, ठीक है, क्वांटिटी 10, 15 और 20 यूनिट्स ही ले रहा है, लेकिन उनके प्राइसेस बढ़ गए। तो इस तरह से हम इनको ले सकते हैं। 10 यूनिट्स अभी भी ले रहा है लेकिन उसका प्राइस 60 हो गया, देन 15 यूनिट्स सेम ले रहा है, प्राइसेस इसका 50 हो गया। एंड C कमोडिटी वो लेता है, क्वांटिटी सेम ले रहा है, 20 यूनिट्स पहले भी ले रहा था 11 में और 15 में भी इतना ही ले रहा है, बट प्राइस इसका इंक्रीज़ हुआ। तो इस तरह से जब हमने इनका सम टोटल करा तो ये बन गया हमारा 2050, ठीक है, 2250 बन गया ये किसका? करंट ईयर प्राइस का, और बेस ईयर प्राइस सिर्फ 1700 ही था। तो इस तरह से हमने इनको कैलकुलेट करा किसके थ्रू? CPI के थ्रू। CPI के थ्रू हमने कैलकुलेट करा जिसका फॉर्मूला क्या था?
प्राइस ऑफ करंट ईयर डिवाइड बाय प्राइस ऑफ, ठीक है, प्राइस ऑफ करंट ईयर डिवाइड बाय प्राइस ऑफ बेस ईयर इंटू 100 कैलकुलेट करा, ठीक है। तो जिसको हमने करा 2250, ये 2250 डिवाइड बाई 1700 इंटू 100 हमने कट करा और जिसकी फिगर आ गई फाइनली 132.35, ठीक है। तो ये वैल्यू आई, यानी कि इतना 32% या फिर आप कह सकते हो 33% नियरली प्राइस इंक्रीज़ हुए हैं करंट ईयर में, यानी कि 2015 जो कि करंट ईयर है इसमें इतने प्राइसेस इंक्रीज़ हुए हैं। 100 क्या है, 100 आपका तो बेस ईयर है, इसमें जो 132 जो खाली 32 है ये आपका क्या है, करंट ईयर प्राइस है। जो 100 है वो आपका बेस ईयर प्राइस है। तो हम कह सकते हैं नियरली 32% या फिर 33% प्राइसेस इंक्रीज़ हुए हैं करंट ईयर में एज़ कम्पेयर टू बेस ईयर 2011। तो इस तरह से हमने CPI को इस एग्जाम्पल के थ्रू समझा। तो होप आपको समझ आ गया होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो नियरली जो प्राइसेस हैं, प्राइस लेवल जो इंक्रीज़ हुआ है 2015 में जो कि करंट ईयर है, किसके कंपैरिजन में, 2011 के कंपैरिजन में जो कि बेस ईयर है, 33% इंक्रीज़ हुआ है प्राइस लेवल में। तो इस तरह से हम कह सकते हैं इतना इन्फ्लेशन, इतनी परसेंट इन्फ्लेशन कंट्री में आया है बेस ईयर के कंपैरिजन में। तो ये CPI के थ्रू हमने कैलकुलेट करा। देन हमारा फाइनल कंसेप्ट है GDP का, GDP डिफ्लेटर, ठीक है। इन्फ्लेशन का फाइनल कंसेप्ट हमारा GDP डिफ्लेटर। ये क्या होता है, मेजर होता है एवरेज लेवल ऑफ प्राइस जो होती है जितनी भी गुड्स और सर्विसेज की जो एक GNP बनाती हैं, ठीक है। GNP GDP ये सारा कंसेप्ट हमने नेशनल एग्रीगेट्स में पढ़ा हुआ है, ठीक है, नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स में पढ़ रखा हुआ है। तो इस तरह से जो GDP डिफ्लेटर है वो क्या मेजर करता है, रेशो ऑफ नॉमिनल GNP टू रियल GNP। जो रेशो होता है नॉमिनल GNP का टू रियल GNP के रेशो में मेजर करता है, मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। यहाँ पे इसका फॉर्मूला है GNP डिफ्लेटर किसके बराबर होता है, नॉमिनल GDP डिवाइड बाय रियल GDP इंटू 100, ठीक है। यहाँ पे आपका रियल GDP क्या होता है, रियल GDP आपका होता है अक्सर प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी, ठीक है। सॉरी, बेस ईयर प्राइस यहाँ पे लेते हैं आप, बेस ईयर प्राइस को आप क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। ये आपका करंट ईयर क्वांटिटी को आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, करंट ईयर क्वांटिटी को आप मल्टीप्लाई करोगे बेस ईयर प्राइस से, ठीक है। जो आ गया 35, देन नेक्स्ट में 16, तो ये आ जाता है आपका रियल GDP, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने रियल पे निकाला है। जब आप करंट ईयर की क्वांटिटी को बेस ईयर प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपका आ जाता है रियल GDP या GNP आता है। लेकिन जब आप प्राइसेस को, क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, करंट ईयर क्वांटिटी को करंट ईयर प्राइसेस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो उस टाइम आपका अमर्ज होगा नॉमिनल GDP, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के थ्रू हमने ये समझा GDP। इसी तरह से हम ये GNP डिफ्लेटर था, इसी तरह से हम GNP डिफ्लेटर को भी निकाल सकते हैं। कैसे, GNP डिफ्लेटर भी इसी टाइप का होता है, यानी कि नॉमिनल GDP फॉर करंट ईयर डिवाइड बाय रियल GDP फॉर करंट ईयर। नॉमिनल GDP क्या होता है, नॉमिनल GDP वही होता है जिसमें करंट ईयर क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करा जाता है बेस ईयर प्राइसेस से, और रियल GDP नॉमिनल, सॉरी गलत बता रहा हूँ मैं, नॉमिनल GDP आपका होता है, नॉमिनल है ना, इसमें जो करंट ईयर क्वांटिटीज़ हैं उसको मल्टीप्लाई किया जाता है करंट ईयर प्राइसेस से, दैट इज़ योर नॉमिनल GDP या GNP। और आपका रियल GNP, इसको मल्टीप्लाई किया जाता है, जो करंट ईयर क्वांटिटीज़ हैं उनको मल्टीप्लाई करा जाता है किसके साथ, बेस ईयर प्राइसेस के साथ। तो गाइस ये था हमारा इन्फ्लेशन का कंसेप्ट, हमने सारे कंसेप्ट डिटेल में पढ़े, ठीक है। होप आपको समझ आया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, तो बनिए रहिए मेरे साथ आने वाले लेक्चर्स में, तब तक के लिए धन्यवाद।